संस्कार, इसे सुनते ही मन में आदर का भाव उठने लगता है, क्योंकि संस्कार ही है जो हमें दूसरों से अलग और खास बनाते हैं। इसलिए संस्कार तो हर किसी में होना ही चाहिए, लड़का और लड़की दोनों में ही। पर हमारे समाज में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के संस्कार पर सवाल उठाते हैं। वो लड़की है, उसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, उसे दुपट्टा लेकर चलना चाहिए, उसे कम बोलना चाहिए, बड़ों से बात करने की और तो और शिकायत ना करने की भी तमीज़ होनी चाहिए। और ऐसी सोच रखने वाली ज़्यादातर महिलाएं ही होती है, जो खुद तो ये सब झेलती है पर दूसरों पर ताने और कमियां निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और बात जब बहू पर आ जाए तो बस फिर पूछो मत, संस्कारों की पर्ची बनाकर चलती है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है संस्कारी बहू। ये बीते जमाने की ही नहीं, आज के जमाने पर भी आधारित है, क्योंकि संस्कार ढूंढने वाली सास, ननंद, जेठानी और न जाने कितने रिश्तेदार आज के दौर में भी घूम रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। अरे उमा, थोड़ा जल्दी तैयार करना अंजलि को, उसे देखने के लिए लड़के वाले आते ही होंगे। अंजलि इस कहानी की नायिका है, जिसकी शादी तय होने जा रही है। अंजलि घर की बड़ी लड़की है और उमा उसकी छोटी बहन है। 2 बहनें हैं। अंजलि कॉलेज पूरा कर चुकी है और नौकरी की तलाश में है, और उमा ने अभी बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं, बस वो अपने परिणाम का इंतज़ार कर रही है। अंजलि अभी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके घर के हालात ठीक नहीं थे और पापा भी रिटायर हो चुके थे। इसलिए उसे घर के हालातों को देखते हुए इस शादी के लिए हाँ बोलना पड़ा। आज उसे देखने के लिए एक रिश्ता आ रहा है, जो पैसे से बहुत रईस है और पढ़े लिखे भी बहुत हैं, और आज के दौर में अपना रुतबा बनाकर भी चलते हैं। बस कमी है तो सोच की। अरे बेवकूफ़ नहीं है वो, बस लड़कियों को लेकर अभी भी पुराने ख्यालों में जी रहे हैं कि बहू तो संस्कारी ही लाएंगे, जो सुबह शाम बस हमारे आगे पीछे डोले। इसलिए तो अंजलि को देखने लड़के की माँ, 2 भाभी, मामी, दादी, ननंद की सहेली और तो और भाभियों की भी भाभी, हद है भाई। सावित्री अंजलि की माँ है। अरे अंजलि के पापा, आप पता क्यों नहीं करते? इतनी देर उन्हें क्यों लग रही है? अब तक तो आ जाना चाहिए था, जरा एक कॉल करके पता करिए। अरे अंजलि की माँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएंगे वो लोग। और कुछ ही देर में बाहर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। अरे उमा, अंजलि को तैयार रखना, मैं बाहर जा रही हूँ उन्हें अंदर लाने के लिए। उमा धीरे आवाज में बोलती है, जी माँ। फिर अंजलि के पापा और माँ दोनों ही लड़के वालों के स्वागत में लग जाते हैं। कुछ देर बैठने के बाद लड़के की माँ ने लड़की के बारे में पूछा, तो अंजलि की माँ ने उसकी छोटी बहन उमा से उसे बुलाने के लिए कहा। कुछ देर में सुंदर सी साड़ी पहनकर, लंबे बाल खोले, थोड़ी सहमी सी, हाथों में चाय की ट्रे लेकर बाहर आती है। अचानक से इतने लोगों को एक साथ देखकर अंजलि थोड़ी घबरा जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी लड़के की भाभी बोल देती है कि क्या तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं, जिसके कारण तुम्हारे हाथ कांपते हो? और अंजलि के लिए ये पहला ताना था उसके ससुराल की तरफ से। और फिर क्या, यहीं से तानों का सिलसिला शुरू हो गया। तभी घबराकर अंजलि की माँ ने बात को संभालते हुए बोला कि अरे नहीं बेटा, बस लड़की है ना, तो शादी की बात से थोड़ा घबरा गई है, बाकी लड़की हमारी बहुत अच्छी है। अंजलि की माँ तारीफ के पुल बांधना शुरू कर देती है, पर गलती तो ये कर दी उन्होंने जो संस्कार ढूंढने वालों को पढ़ाई के बारे में बता दिया। पर उन्हें पढ़ाई से क्या मतलब, उन्हें तो घूंघट वाली बहू चाहिए। तभी लड़के की दादी ने बोला, जरा चल के तो दिखाना। अंजलि अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। पर माँ बाप चुप, तो फिर अंजलि भी चुप। फिर अंजलि ने चलकर दादी की तसल्ली की। फिर लड़के की बहन ने तो कुछ खाने की डिमांड कर दी कि मुझे तो होने वाली भाभी के हाथ से पकोड़े ही खाना है और सीखना भी है। अंजलि ये बात समझ गई थी कि उसके खाना बनाने की परीक्षा ली जा रही थी, पर वो फिर भी चुप रही। कुछ देर में अंजलि ने पालक के पकोड़े भी बनाकर सबको खिला दिए। सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर लड़के की माँ उसे अब भी तसल्ली नहीं हुई। उसने उसे बातों ही बातों में
बहुत कुछ बोल दी कि हमारे घर में बहुएं बाहर नहीं जाती, बस घर पर ही रहती है और सारे बड़ों का कहना मानती है। अंजलि सब कुछ समझ रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। उसे तो बस लड़के से एक बार बात करके उसके स्वभाव के बारे में जानना था, क्योंकि दीपक बहुत ही शांत स्वभाव का लग रहा था। पर वो मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं ये मौका कब आएगा। फिर कुछ देर हुई, सबने अपने अपने तरीके से तसल्ली की। फिर लड़के के पिता ने जाने की बात कही। अंजलि एकदम से दंग रह गई कि अभी तो उसने दीपक को मन भरकर देखा भी नहीं है। वो उससे बात करना चाहती है, पर वो ये बात दीपक के परिवार के सामने नहीं बोल सकती थी कि कहीं संस्कारों का अपमान ना हो जाए। इसलिए वो फिर भी चुप रही और सब वहां से चले गए। अंजलि बहुत उदास हुई कि वो बस एक बार लड़के से मिलकर अपनी नौकरी की बात करना चाहती थी, पर यह भी ना हो सका। अंजलि की माँ ने उससे लड़के के बारे में बात की। तभी अंजलि की छोटी बहन बीच में बोल पड़ी कि जीजा ने तो उन्हें ढंग से देखा तक नहीं, तो शादी कहाँ से करेगी। अंजलि की माँ बहुत अच्छे से लड़के के घर वालों की बातें समझ रही थी, पर उनकी भी मजबूरी थी अपनी बड़ी बेटी की शादी करना, और अपने से ज्यादा रईस और अच्छे परिवार में शादी करना तो हर माँ बाप का सपना होता है। इसलिए वो खुद के साथ साथ अंजलि को समझाने लगी कि शादी के पहले ससुराल ऐसा ही होता है, पर शादी के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तभी उमा बीच में बोल पड़ी कि अगर नहीं हुआ तो। अंजलि की माँ ने बोला कि अगर ठीक नहीं हुआ तो ठीक करना पड़ता है हर लड़की को, यही संस्कारी बहू के गुण है। फिर वो अंजलि से उसके जवाब की प्रतीक्षा करती है। फिर अंजलि की माँ ने कहा, अरे तू बोलती क्यों नहीं कुछ, क्या कमी है इस रिश्ते में। अगर इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया तो फिर दूसरा नहीं मिलेगा, और अगर बार बार ना करती रही तो सब सोचेंगे कि लड़की में ही कोई खोट है, तभी तो उसकी शादी नहीं हो रही। फिर अपनी छोटी बहन उमा का तो सोच, उसके आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अंजलि शांत होकर अपनी माँ की इस रिश्ते के लिए सारी दलीलें सुनती रही। फिर भी वो चुप थी, पर वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या सच में एक लड़की होना इतना मुश्किल होता है कि अपनी माँ से ही दिल की बात नहीं कही जा सके। वो अपनी माँ से कहना चाहती थी कि माँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। वो यहीं रहकर नौकरी करना चाहती है और घर का भी ख्याल रखना चाहती है, और वो परिवार जहाँ संस्कारों का इतना बोलबाला है कि वहाँ उसे बिना संस्कारों के सांस भी नहीं लेने दिया जाएगा। वो रो रो कर कहना चाहती थी कि नहीं माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी, पर उसने माँ की सारी दलीलें सुनने के बाद अपना चुप रहना ही सही समझा और हाँ में सिर हिला दिया। पर वो एक बात बोले बिना न रह सकी। उसने अपनी माँ से लड़के से एक बार मिलने की बात कही, पर उसकी माँ ने ये भी दलीलें सुना दी कि तू पागल हो गई है क्या, और ये बात उनसे ना बोल देना। देखा नहीं कितने संस्कारी लोग हैं वो, और तू तो फिर भी बहुत किस्मत वाली है जो पहली बार में ही लड़का देखने को मिल गया। नहीं तो हमारे जमाने में शादी के बाद ही पता चलता था कि आखिर शादी हुई किससे है, और जोर जोर से हंसने लगती है। अंजलि भी ये बात अच्छे से समझ गई थी कि उसकी माँ सिर्फ ये बातें उसे बहलाने के लिए बोल रही है कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। इसलिए वो फिर भी चुप थी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन करीब आ गया, तो अब लड़के वालों ने सोचा कि क्यों ना संगीत का अच्छा सा कार्यक्रम रखा जाए, जिससे लड़की के कुछ और संस्कार देखने को मिल जाएंगे। आखिर वो इस घर की बहू बनने वाली है, अच्छी तरह से जांच परख कर ही लाएंगे। फिर ये बात जब अंजलि के घर वालों को पता चलती है तो वो सब तैयारियों में लग जाते हैं। उमा तो आज के फैशन के कपड़े ढूंढने में लग गई, पर अंजलि तो कुछ और ही सोच रही थी। उसे तो अपने भविष्य की चिंता थी, क्योंकि वो एक ऐसे घर की बहू बनने जा रही थी जहां संस्कारों के नाम पर किसी लड़की के सम्मान के साथ पल पल खेला जा रहा था। इसलिए वो सोच रही थी कि एक बार लड़के से मिलकर वो अपनी नौकरी की बात कर ले तो फिर उसे कोई समस्या नहीं होगी इस शादी से। पर लड़के से ही मिल पाना बहुत मुश्किल था अंजलि के लिए। एक पल को अंजलि के मन में ये भी ख्याल आया कि कहीं लड़का भी तो अपने परिवार वालों जैसा नहीं है, क्योंकि आजकल के लड़के तो शादी लगते ही फोन करने लगते हैं, बाहर मिलने लगते हैं। पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, पर हो सकता है
कि वो भी ऐसा सोचता हो, पर वो भी घर वालों से डर रहे हो। आखिर वो भी तो शांत ही दिखाई देते हैं। पर चलो कोई बात नहीं, आज मौका है, आज शायद बात बन जाए। और वो मन ही मन खुश हो जाती है। पर अचानक से उसके घर की घंटी बजती है और अंजलि की माँ दरवाजा खोलती है और देखती है कि लड़के की बहन के साथ उसकी भाभी भी आई हुई है। अरे आप लोग अंदर आइए, बताया नहीं कि आप लोग आने वाले हो। तभी लड़के की भाभी ने तीखे स्वर में बोला, अगर बता देते तो पता कैसे चलता कि हमारी होने वाली देवरानी आखिर हमारे पीठ पीछे करती क्या क्या है। और जोर से दोनों हंसने लगती है। तब अंजलि की माँ बात को संभालते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो संगीत के लिए क्या पहनना है, इसके लिए भी दुकान नहीं गई। वो उमा है ना, वही लाई है अपनी पसंद का। तभी लड़के की बहन बीच में बोलती है कि होने वाली भाभी वो पहनेगी जो हम लेकर आए हैं। आखिर वो इस घर की होने वाली बहू है और बहुओं को संस्कारी कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तभी बीच में उमा बोल पड़ी, अरे ये क्या बात हुई, संगीत तो जीजी का है, फिर वो भला क्यों अपनी पसंद के ड्रेस नहीं पहन सकती है। तभी लड़के की भाभी बोलती है, क्योंकि वो अब तुम्हारी तरह आज़ाद नहीं है, अब वो बहू बनने जा रही है, तो संस्कार तो होना ही चाहिए ना। तभी अंजलि की माँ ने उमा को चुप कराते हुए उन्हें हाँ में जवाब दिया। फिर दोनों ने अपनी खातिरदारी करवाई और चलती बनी। अंजलि ये सब तमाशा देख ही रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। कुछ दिनों में संगीत का दिन भी आ गया। अंजलि के चेहरे पर झलकती उदासी कोई नहीं समझ पा रहा था। सब खुश थे, पर अंजलि उसका क्या, वो पल पल खुद को लड़की होने का इल्जाम दे रही थी। पर फिर भी उसे अपनी माँ की बातों पर यकीन था कि शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाए। कुछ ही दिनों में संगीत का दिन आ जाता है। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। अंजलि के ससुराल वाले भी आ चुके थे, बस इंतजार था तो दीपक का। कुछ ही देर में अंजलि की सास ने बहुत ही भारी स्वर में बोला कि अरे बहू को तो लेकर आओ, हम भी तो देखें कि होने वाली बहू ने कितना हमारे घर के संस्कारों का मान रखा है और सजने संवरने में कैसी लगती है। फिर अंजलि की छोटी बहन उमा अंजलि को लेकर आती है। अंजलि ने संस्कारों का जैसे पाठ ही पढ़ डाला हो, हर बात का ख्याल, धीरे धीरे चलना, चुनरी को लिहाज के साथ ओढ़ना, कपड़ों का डिजाइन तो ऐसा कि उसको खुद को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, ऐसे खुद को छुपा रखा था। पर वो करती भी क्या, बात जो संस्कारों की थी। पर कहते हैं ना, कमी निकालने वाले कहीं से भी कमी निकाल ही लेते हैं, और यही हुआ अंजलि के साथ। उसकी दादी सास ने तुरंत ही टोक दिया कि अरे होने वाली बहू ने तो सिर पर पल्ला रखा ही नहीं है, बेशर्मी की भी हद है। अपने बड़े बूढ़ों के सामने ऐसे ही सीना चौड़ा करके चली आई है। अंजलि ने मन में सोचा, हे भगवान, अभी ये भी परीक्षा देनी थी मुझे। और उसका हंसता हुआ चेहरा मुरझा जाता है। इस सिर न ढकने की वजह से 30 मिनट तक अंजलि को अच्छा खासा भाषण सुनाया जाता है। और बात तब खत्म हुई जब अंजलि ने सिर को ढककर सबसे माफी मांगी। अंजलि अंदर ही अंदर टूट रही थी कि एक लड़की होने की क्या इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। समय बीत रहा था, पर दीपक का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे सबने दीपक के बारे में पूछना शुरू कर दिया। अब मुश्किल हो रही थी संस्कारों का ढोल पीटने वालों को जवाब देने का कि उनका संस्कारी बेटा कहाँ है। बात को संभालते हुए लड़के की माँ ने बोला कि वो अभी मंदिर गया है, आज उसकी जिंदगी का बहुत खास दिन है, इसलिए बस कुछ वक्त से आता होगा। कुछ देर बाद एक गाड़ी आई जिसमें से एक लड़के के साथ नशे में दीपक भी उतरा और झूमती हुई चाल लेकर सबके बीच पहुंचा। ये देखकर अंजलि और उसका परिवार हैरान रह गया कि इतने संस्कारों वाले घर का बेटा ऐसे कैसे निकल गया। पर फिर भी वो चुप रहे। पर ये चुप्पी उमा से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने तीखे स्वर में लड़के की माँ से बोल दिया कि आपने तो कहा कि आपका लड़का मंदिर गया है, सच बताइए, मंदिर गया था मदिरा पीने। तभी लड़के की भाभी उमा को फटकारते हुए बोलती है कि घर वालों ने इतनी भी तमीज नहीं सिखाई है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। फिर अंजलि की माँ ने इस वक्त भी उमा का पक्ष लेने की जगह लड़के वालों का पक्ष लेकर उमा को ही डांट दिया और चुप रहने को कहा। फिर लड़के की भाभी ने
बात को संभालते हुए संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश की। अंजलि फिर भी चुप रही। अंजलि और दीपक 2 घंटे तक साथ बैठे थे, पर दीपक ने एक बार ना तो अंजलि की तरफ देखा, न ही उससे कोई बात की। बस नशे की हालत में चुपचाप बैठकर तमाशा देखता रहा। फिर संगीत का कार्यक्रम खत्म हुआ और सब अपने अपने घर चले गए, पर अंजलि बहुत उदास थी कि ये सब सच में उसके साथ हो रहा था और वो कुछ ना तो कर पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी। अंजलि के पापा ने तो एक पल के लिए अपनी बेटी की भलाई के लिए इस रिश्ते को न करने का फैसला कर लिया था, पर अंजलि की माँ न जाने वो किस परंपराओं में फंसी थी। उसने तो जैसे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की ठान ली हो। उसने अंजलि के पापा को ऐसा करने से रोका और बदनामी की दुहाई देने लगी कि अगर शादी लगकर टूट गई तो फिर अंजलि से शादी कौन करेगा और उमा, उसे भी कोई रिश्ता नहीं आएगा। अंजलि अपनी माँ के मुंह से खुद के लिए ऐसी बातें सुनकर मन ही मन सोचने लगी कि क्या मैं इस घर की सगी बेटी नहीं हूँ जो हर बात पर माँ मेरी ही कुर्बानी देना चाहती है। पर जो भी हो है तो वो मेरी माँ ही। सोच सोच कर अंजलि फिर भी चुप रही। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ गया। संस्कारों के नाम पर ढोल पीटने वालों ने अपने घर की बहू बेटियों को जमकर नचाया और जब सब अंजलि की बात करने लगे तो दीपक की माँ ने तुरंत ही संस्कारों का चोला पहन लिया और बारात जैसे ही दरवाजे पर आई सब दूल्हे को देखने के लिए बेचैन होने लगे। पर जब सब दरवाजे पर आए तो किसी को भी दूल्हा नहीं दिखा। तब अंजलि के पापा ने अपना धैर्य खोते हुए बोला कि बहन जी, संगीत की बात समझ में आती है कि आपका बेटा किसी काम में फंसा हुआ हो सकता है, पर भला आज का दिन, आज उसकी शादी है और उसके लिए अपनी शादी से ज्यादा जरूरी और काम क्या हो सकता है भला? या फिर बात कुछ और है, उसे अंजलि पसंद नहीं है या वो ये शादी ही नहीं करना चाहता। तब लड़के की दादी ने तुरंत ही अपने हाव भाव से बोला कि अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमारा बेटा सिर्फ नाम का ही दीपक नहीं है, वो सच में बड़ा ही संस्कारी है। बस वो आ ही रहा होगा, कहीं रास्ते में किसी की मदद ना करने लगा हो, और दूसरों की मदद से ज्यादा जरूरी तो अपनी शादी भी नहीं होती। भागकर छत पर आई अंजलि अपनी बारात में दीपक को ना देखकर वो वहां से लौट गई और फिर भी चुप रही। कुछ वक्त बीता। दीपक बहुत ही गुस्से में आया और बड़े ही ताव से पंडित से बोला, जो भी करना है जल्दी करो और निपटाओ। तब अंजलि की माँ ने बोला कि बेटा, ये शादी है, इसमें पूरा दिन रात लग जाता है। ऊपर से हम हिंदू हैं और हमारे धर्म में बहुत सारे ही रीति रिवाज हैं जिनका अपना ही महत्व होता है। तब दीपक की भाभी ने बात को संभालते हुए कहा कि अरे आंटी जी, दीपक का ये मतलब नहीं था, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो बस ऐसे ही बोल दिया हो उसने। उसके बाद शादी की सारी रस्में हुई। सुबह का वक्त हुआ। अब अंजलि को विदा करने का वक्त हो चला था। न जाने क्यों अंजलि को आने वाले तूफान की आहट हो रही थी। वो बार बार बस अपनी माँ से ये बोले जा रही थी कि माँ, मुझे जल्दी घर बुला लेना। सबकी आंखें नम थी, पर दीपक उसे न जाने किस बात की जल्दी थी। वो इतना बेताब था कि उसने गाड़ी वालों को बोला कि तुम घर चलो, ये माँ के साथ दूसरी गाड़ी से आ जाएगी, और बिना किसी की बात सुने वहां से अंजलि को लिए बिना ही अकेला चला गया। अंजलि की माँ ने फिर भी अंजलि को ही समझाया कि पति चाहे जैसा भी हो, आज की रात तो तुम्हारे आंचल से बंद ही जाएगा। बस तुम शिकायत का मौका ना देना और ना ही कभी ससुराल छोड़कर यहाँ आना। अब वही तेरा घर संसार है और कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार उमा का ख्याल कर लेना। फिर अंजलि की विदाई हुई और वो ससुराल वापस आ गई। सारी रस्में अंजलि ने अकेले ही पूरी की और अब उसे किसी ने भी संस्कार के नाम पर एक आधी बात तक नहीं सुनाई, और सुनाते भी कैसे, बात जो उनके घर के दीपक की थी। फिर रात का वक्त हो चला और सब अपने अपने कमरे में चले गए। लड़के की भाभी ने अंजलि से भी सो जाने को कहा, पर अंजलि ने कहा कि अभी तक दीपक नहीं आए हैं उनके बिना। तब बहुत ही धीमी आवाज में लड़के की भाभी ने ताने से कहा कि वो आएगा भी नहीं। फिर उसने अंजलि को बोला कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो इतना कहकर सोने चली गई। रात के 10 बजे से इंतजार करते करते अब अंजलि को रात के 2 बज गए थे, पर वो अब भी दीपक का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुबह के 5 बज गए।
दीपक घर वापस लौटकर आया और बहुत ही गुस्से में था। अंजलि उससे कुछ कह पाती। वो कमरे में घुसा और तकिया लेकर बाहर के कमरे में रखे सोफे पर जाकर सो गया। अंजलि ये सब देखकर परेशान थी कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। आखिर दीपक ऐसा क्यों कर रहा है। उसे फिर भी अपनी माँ की कही बातें याद आने लगी कि शुरू में सब ऐसा होता है, पर शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। यहाँ तो अंजलि को और हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। उसकी माँ ने तो कहा था कि आज की रात तो हर पति अपनी पत्नी के आंचल में होता है, पर दीपक तो उसे एक नजर देख भी नहीं रहे। ये सब होने के बाद अंजलि फिर भी चुप रही। ये सब सोच रही थी कि उसकी नजर घड़ी की सुई पर पड़ी, जो सुबह सबके उठने के पहले एक संस्कारी बहू के नाते सबके लिए चाय नाश्ता बनाने का इशारा कर रही थी। और वॉशरूम की ओर चल पड़ी। वो नहाकर निकलकर सबसे पहले पूजा की और घर के वातावरण में शांति फैलाई। फिर रसोई घर में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। उसे लगा कि वो धीरे धीरे सबके दिल में अपने व्यवहार से सबका मन जीत ही लेगी, पर उसे क्या पता था कि उसकी असली परीक्षा तो यहीं से शुरू होने वाली थी। तो सबसे पहले शुरुआत की घर के सबसे बड़े और बुजुर्ग दादा ससुर ने। अंजलि मीठी सी मुस्कान लेकर उनके पास चाय लेकर आती है और जैसे ही आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है, अपने पैरों को हटा लेते हैं और उसके मुंह पर ही बोलते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। तब अंजलि हैरान होकर पूछती है कि ऐसा क्यों। तब अंजलि के दादा ससुर बोलते हैं कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस घर में पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी, और ये चाय मैं तो तुम्हारे हाथ का पानी भी ना पीऊं। और इतना कहकर वो चले जाते हैं। अंजलि निराश हो जाती है। अब अंजलि की बड़ी भाभी आती है। अरे अंजलि सुनो, मैं थोड़ा अपने मायके जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगी, तो दोनों पहर का खाना बना लेना। और अब ननंद की बारी थी। भाभी मेरा नाश्ता कहाँ है, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अंजलि उसके सामने आलू के पराठे और दही लेकर आती है और तभी अंजलि की ननंद उस खाने को देखकर अंजलि पर जोर से चिल्लाती है कि भाभी ये सब क्या है। माना कि आप गरीब घर से आई है, पर गवार होगी ये नहीं पता था। मेरी उम्र की लड़कियां डाइट पर होती है, इतना ऑयली खाना नहीं खाती है। हे भगवान, अब मुझे भूखा ही जाना पड़ेगा। तब अंजलि दुखी मन से बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। तब अंजलि की ननंद बोलती है कि आपको डाइट वाला ब्रेकफास्ट बनाना आता है। तब अंजलि बोलती है कि आता तो नहीं, पर मुझे बता दो, मैं सीख जाऊंगी। तब अंजलि की ननंद मुंह बनाते हुए बोलती है कि आप तो किसी काम की नहीं है, और कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। अब आई अंजलि की सास की बारी, जिन्हें दुनिया की सबसे संस्कारी बहू चाहिए थी और खुद के लड़के को दुनिया भर का कुसंस्कार सिखा रखा है। अरे अंजलि, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं माँ जी, अंजलि ने बहुत ही धीरे स्वर में बोला। तब अंजलि की सास की नजर अंजलि के गहनों पर पड़ी जो उसके मायके से मिले थे, और तब अंजलि की सास ने तरकीब लगाई और बड़े ही प्यार से अंजलि के सारे गहने उतरवा लिए और अपने पास रख लिए। और अंजलि भी सब समझ रही थी, पर वो क्या कर सकती थी। बात तो संस्कारों की थी, इसलिए वो फिर भी चुप रही। फिर अंजलि की सास ने दीपक के बारे में पूछा तो अंजलि ने बात को छुपाते हुए कहा कि वो कल रात जल्दी ही आ गए थे, बहुत थके थे तो सो गए थे, जल्दी उठते ही होंगे। अंजलि अपने रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखना चाहती थी, पर वो क्या जाने कि उसे आए तो सिर्फ एक दिन ही हुए हैं, और ये कुछ संस्कारी लड़का तो उनके पास 30 सालों से था। इसलिए अंजलि की सास थोड़ा सा हंसी और कमरे में चली गई। फिर अंजलि ने वक्त देखा, जो सुबह के 10 बज चुके थे। उसे दीपक से इतनी देर तक सोने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब उसके घर वाले अंजलि को देखने आए थे तब दीपक को लेकर कुछ और ही बताया गया था। पर अंजलि ने सोचा कि चलो मैं ही जाकर उठा देती हूँ। अंजलि के कमरे के पहले अंजलि के सास ससुर का कमरा आता था, इसलिए जब अंजलि उनके कमरे के पास पहुंची तब अंजलि के ससुर सीधा आकर अंजलि के सामने खड़े हो गए। यूं अचानक से अंजलि उनको देखकर डर गई। फिर आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही झुकी तो अंजलि के ससुर ने बहुत ही गंदे तरीके से अंजलि की बाजू को पकड़ा ही नहीं, जकड़ लिया। अंजलि को ये छुअन बहुत ही अजीब लगा और वो तुरंत थोड़ा पीछे चली गई और जल्दी ही अपने कमरे की तरफ भाग खड़ी हुई। अंजलि का ससुर
नीयत का बहुत ही गिरा हुआ इंसान था और ये शादी भी उसी की मर्जी से हुई थी, क्योंकि अंजलि दिखने में बहुत सुंदर थी, सादगी भी बहुत थी। बस यही बात अंजलि के ससुर के दिल में बस गई और वो अंजलि का शिकार कर सके, इसलिए अंजलि को अपनी बहू बनाकर ले आया, क्योंकि वो तो अपने बेटे की हरकत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था। जब अंजलि कमरे में पहुंची तो वो रोना शुरू कर दी। कोई भी औरत अपनी मर्जी के खिलाफ अपने आप को छूना तो दूर, देखना तक पसंद नहीं करती, और ये तो दीपक के पिताजी थे, मतलब कि अंजलि के भी पिता समान हुए। पर फिर भी अंजलि चुप रही, क्योंकि बात जो संस्कारों की थी। फिर वो दीपक के पास जाती है उसे उठाने के लिए, तब दीपक गुस्से से उठता है और अंजलि के ऊपर जोर से चिल्लाता है कि तुमको किसने बोला मुझे जगाने के लिए, और तुम होती कौन हो? तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, मेरी बीवी कभी नहीं हो सकती। इतना कहकर वो दूसरे कमरे में चला जाता है। इतना सुनकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि जिस दीपक के भरोसे आई थी वही उसका असली दुश्मन निकला। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने कौन से गुनाह किए थे जो मुझे ऐसी सजा दी? फिर दोपहर का वक्त हो चला। अंजलि रसोई घर पर अपने बचे हुए काम निपटा रही थी कि तभी अंजलि के ससुर की नज़र अंजलि की पतली कमर और गिरते हुए आंचल पर पड़ती है, और उससे रुका नहीं गया और वो सीधा रसोई घर में घुस गया और अंजलि को पीछे से पकड़ लिया। पर अंजलि को धमकी दी कि अगर उसने चिल्लाया या किसी को इस बारे में बताने की कोशिश की तो वो इस घर से निकाल देगा और उसकी बहन से भी कोई शादी नहीं करेगा, और उसके माँ बाप इस अपमान से जिंदा नहीं रह पाएंगे, और कोई भी अंजलि की इस बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए अंजलि ने चिल्लाने की कोशिश भी नहीं की और वो चुप एक पुतले की भांति खड़ी। और जैसे ही ससुर अपनी मनमानी करने लगा, वैसे ही भगवान की दया से तभी अंजलि की सास अंजलि को जोर जोर से आवाज लगाने लगी और ससुर को दुम दबाकर भागना पड़ा। अंजलि बिना किसी से कुछ बोले, बिना खाना खाए चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। वो एक पल को मरना चाहती थी। उसने कोशिश भी की, पर अचानक से अंजलि को अपने माँ बाप और उमा का ख्याल आया और फिर वही बदनामी का खौफ, इसलिए वो फिर भी चुप रही। रात को जब नशे में धुत होकर दीपक घर आया तो अंजलि ने दीपक से बात करने की ठानी। उसे अभी भी दीपक से बहुत उम्मीदें थी कि दीपक उसकी बात का यकीन करेगा और अपने पिता के खिलाफ आवाज उठाएगा। रात को जब दीपक घर आता है और वो फिर वही करता है, तकिया उठाया और दूसरे कमरे में चलने लगा, तभी अंजलि ने दीपक को रोकते हुए कहा, सुनिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। पर दीपक गुस्से से बोलता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई मतलब नहीं है। तब अंजलि रोने लगती है और दर्द भरी आवाज़ में बोलती है कि हो सकता है कि आप इस शादी से खुश नहीं हो, या ये भी हो सकता है कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ, पर आप मानो या ना मानो, मैं हूँ तो आपकी पत्नी ही। ये सच तो आप भी नहीं झुठला सकते। एक पति अपनी पत्नी को चाहे कितना ही नापसंद क्यों ना करता हो, पर उसकी इज्जत से खेलने वालों को कभी माफ नहीं कर सकता। तभी दीपक बहुत ही हल्के तरीके में इस बात को लेकर बोलता है कि तुम बच्ची तो हो नहीं, खुद अपनी रक्षा और ध्यान रख सकती हो, और क्या अभी तक मैंने ही तुम्हारी इज्जत की रक्षा की है जो अब करूं? अंजलि को तो ये सुनकर जैसे होश ही उड़ गए। एक पति अपनी पत्नी की इज्जत को लेकर ऐसा कैसे सोच सकता है? उसे यकीन नहीं हो रहा था दीपक की बातों पर, क्योंकि जिस घर की वो बहू थी उन्होंने अंजलि को संस्कारी बहू नहीं, संस्कारी पुतला बना दिया था, और खुद उनका लड़का ऐसी गंदी और बेशर्मी वाली बातें कर रहा था। अंजलि को दीपक की इतनी ही बात सुनकर समझ जाना चाहिए था कि दीपक उसकी कोई मदद नहीं करने वाला, पर वो नहीं मानी, और मानती भी कैसे बात जो उसकी इज्जत की थी। दीपक को परवाह हो या ना हो, पर अंजलि को खुद की इज्जत की परवाह थी, इसलिए वो बोलती चली गई बजाय इसके कि दीपक क्या जवाब दे रहा है। और फिर अंजलि ने वो कह डाला जिसे सुनकर दीपक के चेहरे का रंग ही बदल गया। वो गुस्से से लाल हो चुका था, और जैसे ही अंजलि ने उसके पिता का नाम लिया, वो अपना गुस्सा काबू में नहीं कर सका और झुंझलाकर अंजलि को इतना मारा कि अंजलि की चीखें घर के हर कमरे में सुनाई देने लगी। बड़ी भाभी ने तो बोला कि चलो, हमारे बाद इसका नंबर आया। ननंद ने बोला चलो,
इनकी तो आज भाई ने बोनी कर ही दी, अब रोज ही मार कुटाई होगी इनकी। और सास ने बोला कि इस लड़की में जरा भी संस्कार नहीं है। कौन पति अपनी पत्नी को नहीं मारता, पर पत्नी को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इतनी जोर जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए, कॉलोनी वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। फिर अंजलि के ससुर ने कहा, अरे आज इसका पहला दिन है, धीरे धीरे आदत हो ही जाएगी बेचारी को। पर वो अच्छे से समझ गया था कि अंजलि ने पक्का ही उसकी हरकतों के बारे में दीपक को बताया, जिससे दीपक इतने गुस्से से पीट रहा है। मारते मारते जब अंजलि बेजान हो गई तब उसे ऐसे ही छोड़कर दूसरे कमरे में सोने चला गया। अगली सुबह तक अंजलि ऐसे ही जमीन पर पड़ी रही। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सुबह के 8 बज चुके थे। वो एक पल को भूल गई थी कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। पर जैसे ही वो जल्दी में उठी, उसके शरीर के जख्मों के दर्द ने याद दिलाया कि उसको कल दीपक ने कितनी बुरी तरह से पीटा है। फिर भी वो संस्कारी बहू होने के फर्ज को निभाती रही। वो जल्दी जल्दी नहाकर नीचे गई और पूजा की। फिर भागकर रसोई घर में जाने लगी तो बड़ी भाभी ने जो उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला, वो दंग रह गई। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे माफ कर दीजिए, आज आंख जरा देर से खुली, पर मैं जल्दी ही सबके लिए खाने में कुछ बना दूंगी। तब भाभी बोलती है कि तू बहाने मत बना, मैं सब जानती हूँ कि तू रात भर क्या करती है और इधर आकर नाटक दिखा रही। अंजलि पढ़ी लिखी थी, तू जैसे शब्द उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे और ससुराल में ऐसी इज्जत, पर फिर भी वो चुप रही, पलटकर जवाब नहीं दे सकती थी। बात जो संस्कारों की थी। फिर अंजलि अपनी सास से बात करने उनके कमरे में गई, पर वहां सास की जगह उसका ससुर मिल गया। अंजलि उन्हें देखकर डर गई और जैसे ही वो भाग पाती, उसने फिर से अंजलि को दबोच लिया और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और उसके जख्मों को कुरेदने लगा। अंजलि को जो पीड़ा हो रही थी, वो आंखों से बहते लगातार आंसू बयां कर रहे थे, पर वो चिल्ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो ससुर की धमकी, ऊपर से कौन अंजलि की बात पर भरोसा करता। और वैसे भी अंजलि का ससुर कहाँ मानने वाला था। यह शादी आखिर उसने करवाई भी अपने लिए ही थी। फिर जैसे तैसे कर अंजलि उसके जंगल से भाग गई और भागते भागते घर के बाहर निकल गई और अपने घर की तरफ चलने लगी। उसने ठान लिया कि नहीं, ये सब वो अपने साथ नहीं होने दे सकती। वो इस घर में दीपक के लिए आई थी और वो एक पति को ही अपने सारे हक देगी, पति के पिता को नहीं। पर जैसे ही वो आधे रास्ते में पहुंची तो उसका फोन बज उठा। अरे ये तो माँ का फोन है। उसने झट से फोन उठाया। हेलो माँ, आप कैसे हो? मैं घर आ रही हूँ माँ। तब अंजलि की माँ बोलती है कि अभी तू अचानक से क्यों आ रही है? सब ठीक है ना बेटा? अंजलि ने बोला कि माँ, मेरे साथ यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, सब मुझे तकलीफ ही पहुँचा रहे हैं, अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती। तब अंजलि की माँ ने उससे बोला कि तू पागल हो गई है क्या? ऐसे ससुराल छोड़कर मायके आ जाना मुसीबत या बदनामी को न्योता देना है। और क्या इसी दिन के लिए हमने तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, जो मांगा वो दिया, कि तुम आगे जाकर हमारी इज्जत को धूल में मिला दो। सबका ससुराल एक जैसा ही होता है। लड़की को ही या तो सब ठीक करना पड़ता है या फिर इन सब की आदत डालनी पड़ती है, पर लौट के मायके कभी नहीं आती। और फोन काट दिया। अंजलि एकदम खामोश हो गई, जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो। वो ये सोचकर ससुराल से भागकर निकली थी कि वो अपनी इज्जत को बचाने अपने घर, अपने पिता की छांव में जाएगी, जहां उसे सुरक्षित महसूस होगा। पर उसकी माँ ने तो उसके विदा होते ही वहां जैसे उसके लिए ताला लगा दिया हो। अब मैं कहाँ जाऊं? क्यों भगवान, मेरे साथ ही क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? फिर वो चुपचाप अपने ससुराल वापस आ जाती है और इसे ही अपनी नियति मान लेती है। अब तो जैसे अंजलि की यही दिनचर्या हो गई थी। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बनाना, घर के सारे काम अकेले ही करना, फिर मौका मिलते ही ससुर का अंजलि पर गंदी नजर डालना और बचा हुआ दीपक पूरा कर देता था, उसे मार मार कर अधमरा कर देना। अंजलि को जैसे संस्कारों ने जिंदा लाश बना दिया हो। उसे कोई मर्द देख भी ले तो वो सहम जाती कि कहीं ये भी तो मेरे साथ। फिर भागकर कमरे में घुस जाती और अकेले ही घंटों तक रोती। रोज की तरह अंजलि अपने सारे काम करके बचे हुए छोटे मोटे काम निपटा रही थी, पर आज उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी।
उसने सुबह से खाना भी नहीं खाया था। मायका होता तो सब आगे पीछे लग जाते, पर ये तो ससुराल है, यहाँ तो बहू को ही सारे संस्कार अपनाने होते हैं। रात के 11 बज चुके थे। अंजलि बहुत थक गई थी, शायद इतनी कि अब वो बेजान सी हो रही थी। थोड़ी हिम्मत करके वो जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंची और वहां जाकर बिस्तर पर लेट गई। तभी नशे में डूबा दीपक कमरे में आता है और न जाने किस बात पर बहुत ही बौखलाया हुआ होता है। वो इतने नशे में होता है कि ना तो उसे अच्छे से चला जा रहा था और ना ही कुछ साफ दिखाई दे रहा था। उसने अंजलि को बिस्तर में लेटा हुआ देखा तो उसके पास जाकर वो भी लेट गया। अंजलि सो रही थी कि अचानक से उसकी नींद खुली तो वो बहुत डर गई। उसे लगा कि कहीं फिर से तो दीपक के पिता नहीं आए हैं, पर वो जब पलट कर देखती है तो उसे दीपक दिखता है। वो उसे देखकर खुश तो बहुत होती है, पर साथ में उसे आश्चर्य भी होता है कि आज यूं अचानक दीपक उसके इतने करीब कैसे आ गया। पर वो इतनी थकी थी, उसने दीपक से कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो बहुत खुश हुई कि उसकी जिंदगी में शादी के बाद कुछ तो अच्छा हुआ। वो दीपक को अपने करीब देखकर बहुत खुश हुई। शादी की पहली रात जब दीपक उससे मुंह मोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सो गया था, आज इतने दिनों बाद वो रात मुकम्मल होने जा रही थी। पर अचानक से दीपक की जुबान से कुछ ऐसा निकल गया जिसे सुनकर अंजलि के एक बार फिर से होश उड़ गई। अंजलि ने सोचा था शादी के इतने दिनों बाद ही सही, पर दीपक ने उसे अपना लिया है। पर वो कैसे भूल गई कि ये रात अगर मुकम्मल हुई भी है तो दीपक के नशे में, और फिर दीपक को मेरे साथ होने पर मेरा नाम लेना चाहिए। ये अपर्णा कौन है? दीपक के साथ की अपनी पहली रात में भी किसी और लड़की का नाम सुनने के बाद भी अंजलि चुप रही, पर उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो इस अपर्णा के बारे में पता करके ही रहेगी। फिर अगली सुबह दीपक ऑफिस के लिए निकलता है और उसके पीछे पीछे अंजलि भी निकल पड़ती है। जैसे ही अंजलि दीपक का पीछा करती है तो दीपक ऑफिस जाने से पहले एक घर की तरफ जाता है। अंजलि भी उसके पीछे उस घर में पहुंच जाती है। अंजलि देखती है कि उस घर में एक औरत अकेली रहती है। फिर दीपक कमरे के अंदर चला जाता है। फिर अंजलि बात की सच्चाई जानने के लिए उस घर के अंदर तो नहीं जा पाती, पर जिस कमरे में दीपक और वो लड़की साथ होते हैं वहां की एक खिड़की में खड़े होकर सारा तमाशा चुपचाप देखती रहती है। वो लड़की दीपक की बाहों में होती है और दीपक भी उसे प्यार भरी नजरों से देखता है। वो बहुत देर तक आपस में बातें करते हैं। फिर दोनों ही घर से निकलकर दीपक के ऑफिस के लिए चल देते हैं। अंजलि फिर से उनका पीछा करने लगती है, पर उसके मन में ये बात तो साफ हो गई थी, दीपक इसलिए उसे पसंद नहीं करते क्योंकि इनका इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और शादी तो सिर्फ घर वालों के कहने पर की है। अंजलि अंदर ही अंदर रोती है। उसे ये सब देखकर यकीन ही नहीं हो रहा हो जैसे कि इतना कुसंस्कारी लड़का कैसे पैदा हो गया, जिसके घर वालों ने तो मुझे संस्कार के नाम पर पुतला बना दिया, और ये दीपक यकीन नहीं हो रहा। फिर दीपक और वो लड़की ऑफिस पहुंच जाते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। फिर अंजलि भी जैसे ही ऑफिस पहुंचती है और अंदर जाने लगती है, तब वहां का नौकर उससे पूछता है कि मैडम आप कौन? जब अंजलि उसे बताती है कि मैं दीपक सर की पत्नी हूँ, और वो जोर से हंसता है और उससे बोलता है कि क्या मैडम, आपने सुबह से ही चढ़ा रखी है क्या? कोई जरूरी काम हो तो बताओ, नहीं तो चलते बनो। तब अंजलि फिर से उसे गुस्से से बोलती है कि मैं ही दीपक सर की पत्नी हूँ जो अभी अंदर गए हैं। तब नौकर भी गुस्से से बोलता है कि हाँ वही दीपक सर जो अंदर गए हैं, पर अपनी पत्नी अपर्णा मैडम के साथ। इतना सुनकर जैसे अंजलि को दिन में ही तारे दिख गए हो। अपर्णा मैडम उनकी पत्नी है? तब नौकर बोलता है कि हाँ, दीपक और अपर्णा मैडम की शादी हुए 2 साल हो गए हैं और अपर्णा मैडम ही दीपक सर की पत्नी है। तब अंजलि वहां से उससे कुछ बिना बोले ही बेसुध होकर धीरे धीरे घर की तरफ चलने लगी। वो समझ ही नहीं पा रही थी अब वो क्या करे। इतना कम दुख था उसकी जिंदगी में कि अब ये भी है, और लड़की के साथ चक्कर तो मैं मान सकती हूँ, पर पत्नी, वो भी 2 साल से, मतलब मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। अगर ऐसा ही करना था दीपक को तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, और अब क्या होगा मेरा?
ना तो अब मैं मायके की हूँ, ना ही ससुराल की, और ना ही अब दीपक की ही रही। अंजलि खुद को हारा हुआ मानकर जब घर पहुँचती है तो वो अपने आप को कमरे में बंद करके जोर जोर से रोती है। उसकी आवाज़ हर कोई सुन सकता था, पर भला अंजलि की चिंता किसे थी। उन लोगों ने तो जैसे सुनकर भी अनसुना कर दिया। फिर जैसे तैसे अंजलि ने खुद को संभाला और दीपक से साफ साफ बात करने की सोची। रात का वक्त हुआ, दीपक कमरे में आया और फिर तकिया उठाया और बाहर की तरफ चलने लगा। तभी अंजलि ने उससे पूछा कि ये अपर्णा कौन है। अपर्णा का नाम अंजलि के मुंह से सुनकर दीपक के तो जैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया। दीपक ने बात को घुमाते हुए कहा, कौन अपर्णा, किसकी बात कर रही हो तुम? तब अंजलि ने बोला कि वही अपर्णा जिसके साथ आप रोज ऑफिस जाते हैं। दीपक हैरान हो गया कि अंजलि को अपर्णा के बारे में कैसे पता चला। ये बात तो खुद दीपक ने अपने परिवार वालों को 2 साल तक नहीं बताया। फिर ये बात अंजलि को कैसे पता चली? उसने बोला, मैं किसी को नहीं जानता और तुम भी मुझसे फालतू बात मत करो। और बिना कोई बात सुने अंजलि की दूसरे कमरे में जाकर सो गया। अंजलि हैरान होकर उसे देखती रही कि बड़ा अजीब इंसान है, कितना ही झूठा है। लोग तब झूठ बोलते हैं कि जब उनका सच किसी के सामने ना आ जाए, पर ये सच के सामने होते हुए भी इतना नाटक। क्या संस्कार दिए हैं इनके माँ बाप ने, और क्या संस्कार मिले हैं इनके माँ बाप को। फिर वो मन में सोचती है कि जिस तरह मुझे दीपक की पहली शादी के बारे में नहीं पता था, हो सकता है कि अपर्णा भी दीपक की दूसरी शादी के बारे में ना जानती हो। क्योंकि अगर अपर्णा दीपक से प्यार भी करती हो या ना करती हो, पर खुद के होते हुए दूसरी शादी करवाना, इसके लिए तो कभी नहीं मानेगी। मर जाएगी पर मानेगी नहीं। क्योंकि कल रात जो भी किया दीपक ने मेरे साथ, उसके बाद तो कोई पत्नी बर्दाश्त नहीं करे। मैं भले ही दीपक को जानती नहीं, ना ही कभी बात की, और प्यार तो बहुत दूर की बात है, पर किसी और औरत के साथ तो कभी देख भी नहीं सकती। कुछ करना होगा, ये सच तो सबके सामने लाना ही होगा। मन में ऐसे सवाल जवाब करके अंजलि अगली सुबह का इंतजार करने लगी। अगली सुबह अंजलि ने अपने सारे काम निपटाए और दीपक के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। पर दीपक भी बहुत होशियार था। उसे कल अंजलि की बातें सुनकर रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे थे, इसलिए उसने एक प्लान बनाया जिससे अंजलि के हर सवालों से बचा जा सकता था। दीपक ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हैं? समय तो हो गया है, अब तो इन्हें देर भी हो रही है। अंजलि दीपक को ऑफिस ना जाते हुए देखकर बार बार परेशान हो रही थी। फिर अचानक से बाहर एक टैक्सी आकर खड़ी हो गई। उससे ड्राइवर उतरकर आया और उसने पूछा कि यहाँ दीपक सर कौन है। तब दीपक तुरंत बाहर आता है और उस ड्राइवर से बोलता है कि अरे तुम आ गए, थोड़ा इंतजार करो, मैं बस सामान लेकर अभी आया। अंजलि हैरान हो जाती है कि दीपक घर छोड़कर तो नहीं जा रहे। वो तुरंत पास खड़ी अपनी सास से पूछती है कि माँ जी, दीपक कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतनी सुबह यूं सामान लेकर। तब अंजलि की सास ने बोला कि अरे दीपक ने तुझे नहीं बताया कि वो ऑफिस की ट्रेनिंग के लिए विदेश जा रहा है कुछ महीनों के लिए। अंजलि की आंखें फटी की फटी रह जाती है। विदेश, वो भी ट्रेनिंग, पर कैसे, यूं अचानक से? तब अंजलि की सास अंजलि को ताना मारकर कहती है, तो क्या तुझे कार्ड भिजवाए या तुझसे इजाजत लेकर जाए? काम है तो जाना ही पड़ेगा ना। फिर अंजलि भागकर दीपक के पास जाती है और उससे कल रात अपने सवालों के लिए माफी मांगने लगती है कि उसे कल रात के सवालों के लिए इतनी बड़ी सजा ना दे। वो कैसे रहेगी उसके बिना, और उसकी शादी को तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। फिर न जाने कब तक के लिए वो विदेश जा रहा है। दीपक उससे गुस्से से बोलता है कि मैंने तुमसे साफ बोल दिया था कि तुम मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती। तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, तो अपनी संस्कारी बहू होने के फर्ज निभाओ और मुझे जाने दो। अंजलि दीपक के पैरों में गिर जाती है और जोर जोर से रोकर उसे अपने रिश्ते की दुहाई देती है, पर दीपक उसकी एक नहीं सुनता और सामान उठाकर चला जाता है। अंजलि भागी भागी अपनी सास, भाभी, ननंद सबके पास जाती है, उनके पैरों में गिरती है और सबसे भीख जैसे मांगने लगती है कि कोई तो दीपक को रोक लो, वो उनके बिना नहीं रह पाएगी। पर उसकी बातों को कोई नहीं सुनता और सब वहां से चले जाते हैं। अंजलि खुद को एक लाचार और बेबस इंसान से ज्यादा नहीं समझती,
क्योंकि जिस तरह वो सबसे भीख मांग रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि अंजलि खुद को खो चुकी है। उसका आत्मसम्मान तो लगता है इन लोगों ने कौड़ियों के दाम बेच डाले। अब अंजलि के सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। पति छोड़कर चला गया, माँ ने मायके के दरवाजे बंद कर लिए। ससुराल में रही तो ससुर का हर रोज शिकार बनूंगी, बाहर गई तो घर की इज्जत डूब जाएगी। मरना चाहती हूँ, पर अगर मर गई तो इसमें भी बदनामी होगी। न जाने ये लोग कौन सा इल्जाम लगा दे मुझ पर, जिसका भुगतान मेरे माँ बाप और बहन को करना पड़े। इतना सब होने के बाद भी अंजलि चुप रही। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन अंजलि के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी को और भी नर्क बना देने वाला था। अब अंजलि के पास खुद अंजलि ही नहीं बच रही थी। उसने धीरे धीरे सब खो दिया था। अपना मान सम्मान, इज्जत, खुशी, मुस्कुराहट, सब कुछ बिक चुका था। बचा था तो बस संस्कार। क्या सच में एक लड़की के लिए संस्कारी होना इतना जरूरी होता है, जिसकी कीमत उसे इन सबको खोकर चुकानी पड़ती है। अंजलि ने खुद से वादा किया कि वो हार नहीं मानेगी, ना ही वो हिम्मत हारेगी और ना ही वो अपने माँ बाप से दिए संस्कारों को अपमानित होने देगी। उसने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बुरी ही सही पर जीनी तो पड़ेगी ना। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना नौकरी की तलाश की जाए, क्योंकि एक नौकरी ही थी जो दूसरों के अधीन से आज़ाद करा सकती थी और उसका खोया हुआ विश्वास और आत्मसम्मान भी वापस ला सकती थी। पर कौन सी नौकरी करूं जिससे घर के संस्कारों को भी आंच ना आए, क्योंकि जब एक औरत, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ, एक बेटी घर के बाहर नौकरी करने जाती है तो सिर्फ बाहर के ही लोग नहीं, उसके घर के लोग भी उसके दुश्मन हो जाते हैं। और कभी कभी तो उसका पति, भाई, बेटा ही उसके इस काम के खिलाफ हो जाते हैं। ऊपर से वो अपने ससुराल से और बिना अपने पति के साथ के ये कदम उठाने जा रही थी। इसलिए उसे सोचना समझना भी बहुत था। खैर, अगले दिन की सुबह अंजलि जल्दी जल्दी उठकर अपने सारे फर्ज पूरे करके बाहर नौकरी की तलाश में निकल गई। पर उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। कुछ जगह उसे साफ मना कर दिया गया तो कुछ जगह रात में काम करने के लिए कहा गया। पर एक संस्कारी बहू के लिए रात में काम करना, अरे ऐसा तो किसी भी बहू के लिए भी नहीं है, तो फिर संस्कारी? हजारों सवाल के साथ साथ हजारों पहरे भी खड़े हो जाएंगे। अंजलि धीरे धीरे अब टूटने लगी थी। पर कहते हैं ना, जब भगवान सारे दरवाजे बंद कर देता है तो एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं से दिखाई देता है। उसे एक स्कूल दिखा जहाँ पर उसे एक शिक्षिका की नौकरी पर रख लिया गया और जो संस्कारी बहू होने के फर्ज के अंदर ही था। पर अंजलि के मन में ये सवाल बार बार आ रहा था कि वो स्कूल में नौकरी तो कर रही है, पर इसके बदले उसे बहुत ही कम पैसे मिलेंगे। पर अगर वो किसी कंपनी में काम करती तो इससे कहीं ज़्यादा मिलते। पर मैं तो एक संस्कारी बहू हूँ और ये मेरे लिए तो क्या, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। पर इनका लड़का तो न जाने कितने ही दिनों के लिए विदेश में जाकर नौकरी कर रहा है, पर उस पर तो कोई सवाल नहीं। होगा भी कैसे? आखिर वो लड़का जो है, संस्कार तो बस हम औरतों के लिए ही है। मन में ऐसे हजारों सवालों को सोचते सोचते वो घर पहुंच जाती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। उसे बहुत कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। वो लेटी ही रहती है कि अचानक उसे बहुत उल्टियाँ होती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर सब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और जब अंजलि को होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनते ही वो बहुत खुश होती है। उसकी आंखें भर आती है और न चाहते हुए भी दीपक के लिए एक उम्मीद जग जाती है कि शायद ये बच्चा ही उसके और दीपक के रिश्ते को अच्छा कर सकता है। क्योंकि एक इंसान, एक पति कितना ही बुरा क्यों ना हो, पर एक पिता अपने बच्चे के लिए दुनिया की पूरी दौलत लुटा सकता है। पर ये खबर वो दीपक को बताए कैसे, क्योंकि आज तक तो दीपक ने उससे बात तक नहीं की, तो उसका नंबर तो बहुत दूर की बात है। और ससुराल में भी बोले तो किससे। पर उसने बहुत हिम्मत करके अपनी ननद से ये बात बोली कि वो अपने दीपक भैया को कॉल करे और उन्हें ये खुशखबरी दे। तो उसने भी इस बात का फायदा उठा के अपना नेक मांग लिया कि भाभी, आपका ये पहला बच्चा है और आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तब अंजलि ने बोला
कि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है, सब पहले ही मैंने माँ जी को दे दिया, अब तुम्हें मैं क्या दे सकती हूँ। तब अंजलि की ननंद ने बोला, अरे अभी बचा है ना भाभी आपकी हाथ की अंगूठी, इसे आप मुझे दे दीजिए। तब अंजलि उससे बोलती है कि अब यही बस मेरे पास बची है, तुम्हारे भाई की निशानी, इसे मत लो तुम। जब तुम्हारे भैया आएंगे तब मैं उनसे बोलकर तुम्हारी पसंद का दिलवा दूंगी। तब अंजलि की ननंद जोर से हंसती है कि भैया को आप बोलोगी तब भैया मुझे मेरी पसंद की चीज देंगे, और फिर जोरों से हंसते हंसते बोलती है कि भैया तो खुद आपको देख भी नहीं सकते, तो वो आपकी बात तो मानना दूर सुनेंगे भी नहीं, और फिर जब भैया आएंगे तब आप ही उन्हें खुद बता देना। और फिर इतना कहकर वो चली गई। अंजलि अपनी बेबसी पर रो भी नहीं सकती थी। उसे लगा कि माँ बनने की खबर सुनकर उसके ससुराल वालों का नजरिया उसके लिए बदल जाएगा, पर ऐसा सोचने और होने में फर्क होता है। अंजलि के ससुराल में अंजलि के लिए कुछ नहीं बदला, बस अंजलि की सास ने तो तानों की लड़ी लगा दी कि उसे चाहिए तो बेटा जो दीपक का चिराग बन सके। अंजलि थोड़ा डर भी गई कि अब ये क्या मुसीबत है, बेटा और बेटी पैदा करना तो उसके बस में नहीं है, ये तो भगवान की मर्जी है, भला वो क्या कर सकती है। पर वो फिर भी चुप रही। अब अंजलि के लिए मुसीबतें और बढ़ने लगी। अब घर के काम के साथ साथ स्कूल का भी काम करना पड़ता, और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। अब उसे पैसों की भी जरूरत पड़ने लगी। ससुराल में बोलती तो सब पति से मांगने के ताने देते, और इधर पति ने तो अपना नंबर नहीं दिया तो पैसे कहाँ से देता। और मायका, अंजलि ने तो जैसे मायके से रिश्ता ही तोड़ लिया था। वो अपना इलाज तक नहीं करवा पा रही थी। उसे कुछ खाने का मन करता तो वो अपना मुंह बांध कर रह जाती। कुछ खरीदने का मन होता तो सोचती कि जब दीपक आएंगे तो उनसे कहूंगी तो वो मुझे सब ला कर देंगे, आखिर मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसे हजारों ख्वाब देखते देखते अंजलि के डिलीवरी का समय नजदीक आ गया। लेकिन अब अंजलि की उम्मीद के साथ साथ चिंता भी बढ़ रही थी। आखिर दीपक आए क्यों नहीं अब तक? उनको गए कितना वक्त बीत चुका है, क्या उनको एक बार भी मेरी याद नहीं आई? मेरी छोड़ो, अपने माँ बाप की तो आ ही सकती है। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं दीपक उस अपर्णा के साथ जाकर वहीं बस तो नहीं गए। हे भगवान, ये कहर मत ठाना मुझ पर, वरना मेरा नहीं मेरे बच्चे का क्या होगा। पर वो अगले पल न जाने क्यों दीपक से बहुत सारी उम्मीदें लगा बैठी थी कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब वो आएंगे तो अपने बच्चे को गोद में लेकर सब भूल जाएंगे, और ये बच्चा ही हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करवाएगा। देखते ही देखते अंजलि ने एक नन्ही सी जान को जन्म दिया। अंजलि की भाभी बोली, अरे क्या हुआ है? तब अंजलि की सास बोलती है, अरे होना क्या है, बेटा ही हुआ होगा, इस घर का चिराग। तब नर्स बोलती है कि नहीं, आपको चिराग नहीं बल्कि घर पर लक्ष्मी जी आई है। तब अंजलि की सास का मुंह बन जाता है, अरे ये क्या, इसने तो एक लड़की को जन्मा है, इसने तो हमारी सारी खुशियों और उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बच्चे होने की बात सुनकर अंजलि की माँ और बहन भी अस्पताल आ गई, और अंजलि की सास ने ये बात अंजलि की माँ के सामने ही बोली। शायद तब अंजलि की माँ को अंजलि का पक्ष लेना चाहिए था, इसलिए नहीं कि वो अंजलि की माँ है, बल्कि इसलिए कि वो एक माँ है, उसने भी 2 बेटियों को जन्मा है। पर शायद अंजलि की माँ ने तो ये बात भुला ही दी हो कि उसकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। उसने तुरंत ही बोला कि बहन जी नाराज ना हो, अगली बार पक्का अंजलि को बेटा ही होगा। उमा अपनी माँ को टोकने ही वाली थी कि डॉक्टर ने आकर कहा कि अब आप अंजलि से मिल सकते हैं, पर अंजलि के ससुराल वाले वहीं से उल्टे पैर वापस लौट गए। कोई भी अंजलि से मिलने नहीं गया। अंजलि वहां लेटे लेटे अपने परिवार का इंतजार करती रही, पर बहुत वक्त बीत जाने के बाद कोई नहीं आया तो वो समझ गई थी कि शायद उसने एक बेटी को जन्म दिया है, इसलिए उससे मिलने कोई भी नहीं आया। पर फिर भी वो चुप रही। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ और छोटी बहन उमा अंदर आई। उसकी बेटी को गोद में लेकर अंजलि ने उसे सीने से लगाया और जी भर रोई। शायद अंजलि को उस नन्ही सी जान को गोद में लेकर ऐसा लगा कि जैसे अंजलि का कोई अपना दुनिया में आ गया हो, क्योंकि माँ बाप, सास ससुर और यहाँ तक कि उसके पति ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। तो अंजलि ने उसे सबके हिस्से के लगाव से देखा और उसे ऐसा लगा कि
जैसे अब कोई है जो उससे पूछेगा कि उसे क्या दर्द है, और फिर दीपक भी तो लौट कर आएंगे इसकी वजह से। वो अपने चारों ओर किसी को ना पाकर भी खुश थी, क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद थी तो दीपक से, अपने पति से। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा इसका नाम? तब अंजलि ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आधी लड़ाई तो मैंने अकेली ही पार की है, बाकी भी कर ही लूंगी। और अब तो इसका साथ ही है मेरे पास। इसके आने की वजह से मेरे पति मेरे पास वापस आएंगे और मेरी जिंदगी में भी खुशियाँ आएगी, इसलिए मैं इसका नाम खुशी रखूंगी। उमा अपनी बहन को इस हालत में देखकर मन ही मन बहुत दुखी होती है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो भी तो एक लड़की है। आखिर उसे भी समाज के इन राहों से गुजरना था। फिर अंजलि की माँ और बहन अंजलि को उसके ससुराल छोड़कर वापस अपने घर चली गई। अंजलि अपनी माँ से कहना चाहती थी कि माँ, मुझे भी कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने पास ले चलो, मेरे लिए ना सही, मेरी बच्ची के लिए। पर वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा कुछ भी कहा तो माँ उल्टा उसे ही नसीहत देने लगेगी और फिर घूम फिर कर बात संस्कारों पर ही आ जाएगी। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दिन फिर बीतने लगे, पर अभी भी दीपक की कोई खबर नहीं। अब दीपक को गए पूरे 1 साल हो गए थे। अंजलि की तो जैसे ये उम्मीद भी टूटने ही वाली थी कि उसने अचानक से एक दिन अपनी ननद को कहते हुए सुना कि माँ, भैया यहाँ आ चुके हैं, बस रास्ते में है, कुछ देर से घर भी पहुँच जाएंगे। इतना सुनते ही जैसे अंजलि के पैरों में पंख लग गए हो। वो भागते भागते कमरे में गई। पहले अपनी बच्ची को सुंदर कपड़े पहनाकर तैयार किया, फिर खुद को आईने में निहारा। वो बहुत बेजान सी दिख रही थी, क्योंकि इंतज़ार तो हर कोई कर लेता है, पर पता हो कि इंतज़ार कब तक करना है। पर अंजलि ने तो वो इंतज़ार किया था जिसका लग रहा था कि कभी अंत होगा भी या नहीं। पर अब उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। उसने जल्दी नई साड़ी निकालकर पहनी और खुद को सजाया संवारा, और अंदर ही अपने कमरे में बैठकर दीपक का इंतज़ार करने लगी। वो दीपक से उम्मीद कर रही थी कि अपने पापा बनने की खबर सुनकर भागकर मेरे पास आएंगे, और जिस प्यार को वो शादी की पहली रात से तड़फ रही थी वो उसे आज मिल ही जाएगा। कुछ देर में गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा। अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं। वो बड़ी बेसब्री से दीपक का इंतजार करने लगी, पर वक्त बीत रहा था और दीपक अंजलि से मिलने नहीं आया। अंजलि के मन में फिर सवालों ने तहलका मचा दिया था। दीपक अब तक क्यों नहीं आए? क्या किसी ने उन्हें अब तक उनकी बेटी के बारे में बताया नहीं? कहीं दीपक ऑफिस तो नहीं चले गए, या फिर अपर्णा के पास? अरे नहीं, वो अपनी बेटी को लेकर भागकर नीचे दीपक के पास जाती है। दीपक उसे ऐसे तैयार और हाथ में बच्ची को देखकर हैरान हो जाता है और अंजलि से सवाल करता है कि ये किसे उठा लाई हो। तब अंजलि बोलती है कि अरे, मैंने इसे कहीं से उठाया नहीं है, ये तो हम दोनों की बेटी है। और जैसे ही अंजलि उसे अपनी बेटी का नाम बता पाती, तुरंत दीपक ने उसे बोल दिया कि ये तुम क्या मजाक कर रही हो, हमारी बेटी? ये तो मुमकिन ही नहीं है। आज तक तो मैंने तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर सोया तक नहीं हूँ। फिर ये बेटी कैसे पैदा हो गई? अंजलि दीपक के मुंह से खुद के लिए एक बार फिर अपने चरित्र के लिए ऐसा सुनकर हैरान हो गई और उसके होश उड़ गए। अंजलि ने तो जैसे जीते जी नरक देख लिया हो। उसने शादी के बाद अपना जीवन संस्कारों पर झोंक दिया। ससुराल में अपने ससुर और बाहर न जाने कितने भेड़ियों से खुद को बचाती रही। इतने दुख और कष्ट सहे सिर्फ और सिर्फ संस्कारों के लिए कि उन पर कोई दाग न लगे, और दीपक ने ही उसके चरित्र पर एक दाग लगाकर हजारों सवाल खड़े कर दिए। अंजलि चाहती तो अपने हक और अपने आत्म सम्मान के लिए आवाज उठा सकती थी, अपने साथ हुए अन्याय का विरोध कर सकती थी, यहाँ तक कि दीपक की पहली शादी के बारे में बता सकती थी। पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अगर बात उठती तो सब जगह आग की तरह फैल जाती और फिर उंगलियां संस्कारों पर उठती। जिस दीपक ने उसे जानवरों की तरह पीटा, उसने ही आज बोल दिया कि ये बच्ची उसकी नहीं बल्कि मैंने किसी और के साथ। अंजलि उसे एकटक देखती रही। अंजलि अपने पक्ष में कुछ बोल पाती कि ससुराल वालों ने अंजलि पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। साथ ही शुरू हुआ संस्कारों का पिटारा। अंजलि की सास अंजलि से पहले ही चिड़ी हुई थी, क्योंकि अंजलि ने उसे दादी तो बनाया
पर दीपक का चिराग ना दे सकी। इसलिए अंजलि अपने बारे में कोई सफाई दे पाती कि अंजलि की सास ने उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही निकाल दिया उस मासूम बच्ची को जिसने अभी ढंग से अपने पिता को देखा तक नहीं था। अंजलि बहुत देर तक दरवाजे के पास खड़ी होकर चिल्लाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि बस एक बार मेरी बात सुन लो। पर उसकी बात का किसी ने कोई ना तो जवाब दिया और ना ही ध्यान दिया। अंजलि अब बीच मझधार में बुरी तरह से फंस गई थी। ना उसे मायके में आने की इजाजत थी और ससुराल वालों ने तो दरवाजे ही बंद कर दिए। एक पल को उसने फिर आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन गोद में उस मासूम बच्ची का ख्याल उसे ये करने की इजाजत ना दिया। वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। फिर उसने हार कर अपने मायके का रास्ता चुना। उसने मन में सोचा कि अगर बात सिर्फ मेरी होती तो शायद मैं मर ही जाती, पर बात मेरी बच्ची की है जिसे मैंने इतने दर्द में होकर भी पैदा किया है। मैं इस पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। और वो घर पहुंच जाती है। दरवाजा अंजलि की छोटी बहन उमा खोलती है और अंजलि को देखकर बहुत खुश होती है और माँ को आवाज लगाती है। माँ ने अंजलि को देखा, न जाने क्यों उसे अंजलि के दर्द का एहसास हुआ। उसने तुरंत अंजलि से पूछा कि क्या बात है, सब ठीक है? ऐसे तुम अचानक से? अंजलि ने बात को संभालते हुए कहा, अरे माँ, सब शादी में गए हुए हैं और अकेले मेरा मन नहीं लग रहा था, और शादी के बाद मैं पहली बार ही तो आई हूँ। 3-4 दिनों में वापस चली जाऊंगी। ऐसी बातें अंजलि के मुंह से सुनकर अंजलि के पिता ने अंजलि की माँ को जोरों से डांटा कि तुम ये कैसे सवाल कर रही हो बेटी से? ये उसी का ही घर है, वो जब चाहे आ जा सकती है और जब तक मन करे वो यहाँ रह सकती है। अंजलि ने अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर खुद के आंसुओं को रोक नहीं सकी और उनसे गले लगकर रोने लगी। पिता ने सोचा कि शायद बहुत दिनों बाद देखा है, इसलिए थोड़ा भावुक हो गई है। अंजलि की माँ शादी के बाद अंजलि को क्या समझाती थी और क्या कहती थी, इस बात की खबर ना तो अंजलि के पिता को थी और ना ही अंजलि की छोटी बहन को। फिर अंजलि ने कुछ पल की राहत भरी सांस ली। एक दिन सुबह अंजलि अपनी बेटी के साथ बाहर बैठकर खेल रही थी कि तभी अचानक से घर के बाहर एक बड़ी महंगी कार आकर खड़ी हुई। अंजलि उस गाड़ी को बहुत आश्चर्य से देख रही थी। वो पूछने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि अंजलि की माँ ने अंजलि को रोक दिया और कहा कि ये उमा के रिश्ते वाले हैं, तुझे ऐसे बिना दामाद जी के देखेंगे तो 1000 सवाल करेंगे, इसलिए तुम अपनी बच्ची को लेकर अंदर कमरे में चली जाओ, मैं इन्हें देख लूंगी। अंजलि अपनी माँ के मुंह से खुद के लिए ऐसी बातें सुनकर हैरान नहीं हुई, क्योंकि शादी के बाद तो माँ ने उसे न जाने कितनी ही ऐसी नसीहतें दी थी। पर अब अंजलि की खामोशी और खामोश नहीं रहने वाली थी, तो उसने जाने से पहले अपनी माँ को कह ही डाला कि जैसे आपने मेरा संभाला था, और वो वहाँ से चली गई। अंजलि की माँ को अंजलि के दर्द का एहसास भी बहुत अच्छे से था, पर समाज के डर ने उसे निर्माही बना रखा था और अब वो उमा के साथ भी यही करने वाली थी। अंजलि की माँ ने उन्हें घर के अंदर बुलाया। अंजलि के पिता ने अंजलि की माँ से अंजलि के बारे में पूछा तो अंजलि की माँ ने बहाना बनाकर बात को टाल दिया। अंजलि बहुत देर तक अंदर से ही उमा के ससुराल वालों को सुनती और देखती रही। उमा को देखने भी लोगों की भीड़ के साथ ही लड़का आया था और वही संस्कारों का खेल। अंजलि चुप रही। फिर कुछ देर बाद उमा चाय लेकर आई। लड़के की माँ ने अंजलि की माँ से उमा की सब जानकारी निकालना शुरू कर दिया। अंजलि फिर भी चुप रही। संस्कारों का खेल भी लगभग लड़के की भाभी ने शुरू कर दिया था। मामी, चाची, दादी और लड़के की बहन सबने अपनी जी हजूरी उमा से चालू करवा दी। अंजलि ये सब देखकर बहुत दुखी हो रही थी, क्योंकि उसे ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि जो उसके साथ हुआ वो सब अब उमा के साथ होने जा रहा है। पर अंजलि का दखल देना शायद अंजलि की माँ को पसंद नहीं आता, इसलिए वो चुप रही। पर उमा अंजलि नहीं थी और उसने अंजलि की हालत देखी थी शादी के बाद, इसलिए उसने एक पल नहीं गवाया और सबके सामने लड़के से अकेले में मिलने की बात बोल दी। तो फिर यहाँ से शुरू हो गया लड़के वालों के संस्कार। लड़के की दादी ने बोला, हाय कैसी बेशरम लड़की है,
जिसे ये तक नहीं पता कि बड़ों के सामने कैसे बात करना चाहिए। भाभी, मामी, चाची सबने अपना अपना कोटा पूरा कर दिया। अब बची लड़के की माँ। उसने भी अपने लड़के को संस्कारी बताते हुए बोला कि आज तक मेरा लड़का तो किसी लड़की को आंख उठाकर देखता तक नहीं है, तो अकेले में मिलना। हमने तो अपने बेटे को ऐसे संस्कार नहीं दिए जैसे आपने अपनी बेटी को दिए। फिर अंजलि की माँ ने उमा को ही डांटकर चुप कराने की कोशिश की। तभी लड़के ने अपने खोखले संस्कारों का परिचय देते हुए बोला कि चलो माँ, मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जिसे संस्कारों की भी इज्जत करनी ना आती हो। तभी अंदर से एक ऊंची आवाज आई, तो माँ का पल्लू पकड़ और निकल मेरे घर से। सब आश्चर्य होकर अंजलि को देखने लगे। अंजलि के पिता, बहन और माँ। लड़के की माँ ने बोला कि तुम कौन हो जो हमसे ऐसे बात कर रही। तब अंजलि ने अपने अंदर सालों से दबी पड़ी खामोशी को निकाल दिया और जो जवाब दिया उसे सब ध्यान से सुनते हैं। तो अंजलि ने कहा कि एक संस्कारी बहू, जिसे आप जैसे ही लोगों ने संस्कार के नाम पर जीता जागता एक पुतला बना दिया। आप जैसे ही संस्कार का पाठ पढ़ाने वालों ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी नरक बना दी। आप जैसे संस्कारों की दुहाई देने वालों ने मेरी मासूम सी बच्ची की परवाह नहीं की और उसे घर से निकाल दिया। और आप सास, जो हर बात पर बेटा बेटा कर रही है, आपने भी तो एक लड़की को पैदा किया है। उसके संस्कारों का क्या? उसको ये संस्कार दिए हैं कि जब एक लाचार भाभी उसे अपनी छोटी बहन समझकर उससे मदद मांगे तो वो मदद करने की भी कीमत लगा दे। और दादी जी, आपने तो पूरी दुनिया देखी है ना, तो आपको तो आने वाली नई बहू को समझना और सहारा देना चाहिए, तो उल्टा आप उसे सबके तानों और नौकरानी की तरह काम करवाएंगी। और भाभी जी, आपको तो भाभी माँ कहा जाता है, जिसका मतलब होता है घर पर सास के साथ एक और माँ का आशीर्वाद मिलना। तो क्या आप अपने साथ हुए अत्याचारों को अपनी छोटी देवरानी पर भी दोहराने दोगी? और ससुर जी, लड़की अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर आती है कि उसे वहाँ उसके पिता का आसरा मिलेगा, तो क्या आप बहू को बेटी ना समझकर उस पर अपनी गंदी नजर डालेंगे? और बचे तुम, संस्कारी बेटा, जिसने अभी अभी मेरी बहन को क्या बोला कि तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करोगे जो उसके संस्कारों का मान ना रखे। कि सच ये है कि तुमने खुद न जाने कितने सालों से एक और शादी कर रखी हो, या रात में दारू के नशे में पत्नी को पत्नी ना समझकर उसे जानवरों की तरह पीटना, या एक रात अपनी हवस पूरी करने के लिए उसे खिलौने की तरह उसके जज्बातों से खेलना और फिर उसके माँ बन जाने पर यह भूल जाना कि मैंने उसे कब छुआ। क्या ये संस्कार है आपके घर के, जो आप हर घर में जाकर संस्कारों का ढिंडोरा पीटते हैं? हम इतने संस्कारी ना सही, पर घर को घर, बाप बेटी का रिश्ता, इंसान को इंसान और छोटे बड़े सबका लिहाज करते हैं। अंजलि के पिता और बहन अंजलि की ऐसी बातें सुनकर सब समझ गए कि अभी अभी जो कुछ भी अंजलि ने कहा है वो सब उस पर बीत चुकी है। और माँ एकटक अंजलि को बोलते हुए निहारती रही। आज जो उसकी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अंजलि को बीच में टोक सके, क्योंकि आज उसे अंजलि के दर्द का एहसास हुआ था। जब अंजलि बोलते बोलते रोने लगी, तब अंजलि की माँ ने अंजलि को सीने से लगाया और उसे समझाया कि बेटा, तुम तो बर्दाश्त कर गई अपने माँ, बाप, बहन और संस्कारों के लिए, और आज तुम्हारी वजह से एक लड़की एक और अंजलि बनते बनते बच गई। पर अगर इन लोगों को सबक नहीं सिखाया गया तो न जाने संस्कारों के नाम पर ऐसे दरिंदे कितनी और अंजलि बना डालेंगे। इसलिए तुम्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि न जाने अपनी जैसी कितनी अंजलि बन चुकी होगी और बनने वाली होगी। उनकी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें ये कदम उठाना पड़ेगा। इसके बाद अंजलि ने उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाई और पुलिस के साथ अपने ससुराल पहुंची। तब अंजलि की ननंद ने दरवाजा खोला और अंजलि के साथ पुलिस को देखकर उसके चेहरे के रंग उड़ गए और उसके मुंह से बस इतना ही निकला कि माँ, अंजलि भाभी आई है। कि तभी अंजलि की सास ने बोला कि अरे ला मिट्टी का तेल, इसे जिंदा जलाकर सारी समस्या ही खत्म कर देती हूँ। और इस तरह खुद अंजलि के ससुराल वालों ने पुलिस को सबूत दे दिया अंजलि के साथ हो रहे अन्याय का। तभी पुलिस ने बोला कि समस्या तो अब खत्म होगी तुम सबको जेल भेजने के बाद।
सब अंजलि के साथ पुलिस को देखकर हैरान हो गए और सब अपनी अपनी बात से पलटने लगे और अंजलि पर ऐसे प्यार लुटाने लगे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। पर कहते हैं ना कि झूठ चाहे कितने ही लोगों की भीड़ में क्यों ना हो, सच की हल्की झलक उस पर भारी पड़ ही जाती है। और पुलिस ने तो खुद अंजलि की सास के मुंह से अंजलि के लिए सब सुन लिया था। फिर अंजलि ने सबके खिलाफ गवाही दी और दीपक की पहली शादी का सच भी सबके सामने आया। सब दीपक से नजरें नहीं हटा रहे थे। फिर पुलिस ने दीपक की पहली पत्नी को बुलाया। उसे देखकर अंजलि ने उसके पास जाकर एक बात पूछी, क्या तुम्हें पता था कि दीपक दूसरी शादी कर रहे हैं? तब अपर्णा दीपक की तरफ गुस्से से देखने लगी और जोरों से एक थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा कि ये सब क्या है। फिर पुलिस के पूछने से अपर्णा ने सबको सच बताया कि वो और दीपक आज से 3 साल पहले शिमला में कंपनी की मीटिंग पर मिले। वहीं हमारी जान पहचान हुई। फिर हमें एक दूसरे से प्यार और फिर दीपक शादी का रिश्ता लेकर मेरे घर आ गया और हम सबसे कहा कि उसके घर वाले इस प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वो ये शादी उनके खिलाफ जाकर कर रहा है और हम दोनों अलग से एक घर लेकर रहेंगे। और आज हम 3 सालों से साथ रह रहे हैं। मैंने दीपक से कई बार कहा कि वो अब तो मुझे अपने घर ले जाए, पर उसने हमेशा अपनी बीमार माँ का वास्ता देकर मुझे चुप करा दिया। और तो और दीपक ने आज तक अपनी बेटी तक को अपने घर वालों से नहीं मिलवाया। इतना सब सुनकर अंजलि की माँ और तो और दीपक के परिवार वालों के भी होश उड़ गई। तब अंजलि की माँ ने दीपक की माँ से पूछा कि बहन जी, मेरी बेटी ने तो सिर्फ अपने संगीत पर सिर पर आंचल नहीं रखा था, तो आपने और आपके पूरे परिवार ने मेरी बेटी पर संस्कारों का तमाशा बना दिया था। अब आपके बेटे को मैं कौन सा इनाम दूं जो उसने संस्कारों का मान रखकर अपने घर की इज्जत में 4 चांद लगा दिए। और एक बात, आपने मेरी बेटी को इतना भला बुरा बोला कि उसने एक लड़का नहीं बल्कि उसने एक लड़की को जन्म दिया, जो कि ये सब भगवान के हाथों में होता है। फिर भी इसका इल्जाम आपने मेरी बेटी पर लगाया। और अब आप अपने बेटे को क्या कहेंगी, जिसने तो दूसरी औरत के साथ भी एक लड़की को ही जन्म दिया है? उसमें किस चीज की कमी है जो उसकी दोनों औलाद एक लड़की ही हुई? मैं बताती हूँ आपको, उसमें कमी है संस्कारों की, जिसे आप लोगों ने दूसरे के घर में दूसरों की बहू बेटियों में ढूंढते ढूंढते खुद अपने बेटे को देना भूल गए। फिर अंजलि ने दीपक से पूछा कि आपको सब याद है कि हम उस रात एक हो गए थे, फिर आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं स्वीकार किया? तब दीपक ने कहा, मैं अपर्णा से बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन मेरा और अपर्णा का बहुत झगड़ा हो गया था और मैं नशे में था, इसलिए गलती से ही पर मैं तुम्हारे करीब आ गया। पता नहीं कहाँ से तुम्हें अपर्णा का पता चला और अगले दिन तुम हम दोनों के बारे में सब सच जान चुकी थी, इसलिए मैंने तुरंत विदेश जाने का बहाना किया और तुम्हारे सवालों से छुटकारा मिल गया मुझे। तब अपर्णा ने बोला, तुम विदेश कब गए? तुम तो 1 साल से यही मेरे साथ हमारे घर पर रह रहे हो। लो, दीपक का एक और संस्कार सबके सामने आ गया। फिर दीपक ने बोला कि अगर मैं ये मान लेता कि हम उस रात एक हो गए थे और ये बेटी भी मेरी है, तो अपर्णा मुझे छोड़कर चली जाती। तभी अपर्णा उससे बोलती है कि छोड़कर चली जाती? मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं, अंजलि की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बार अंजलि तुम्हें माफ भी कर दे, पर मैं तुम्हारे खिलाफ सारे आरोप लगाऊंगी, तुम्हें कोर्ट में ले जाऊंगी और तुमसे डाइवोर्स भी लूंगी। और वहां से चली जाती है। फिर अंजलि दीपक के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल गई, और हाँ, तुमने पिता की भावनाओं से खेलने की कोशिश की और 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है ना, तो देखो, भगवान ने तुम्हें इस भावनाओं की और बेटी की अहमियत समझाने के लिए तुम्हें भी 2 बेटियों का पिता बनाया, जिससे लड़की का दर्द तुम्हें पता चल सके। पर मैं कभी भी अपनी बेटी को एक और अंजलि नहीं बनने दूंगी। और फिर वो भी अपनी माँ के साथ अपने मायके चली जाती है और पुलिस दीपक के घर वालों को पुलिस स्टेशन ले गई और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। फिर अंजलि ने भी दीपक से तलाक ले लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।